गरीब ससुराल बना अमीर। मम्मा दे दो ना मुझे और पैसे। हमारे पास किसी चीज की कमी है क्या जो आप हमेशा मुझे पैसे देने में इतनी कंजूसी करती हो? बाहर जाती हूँ तो पैसे तो चाहिए ना मुझे। बाहर आने जाने के लिए हमने तुझे पैसे दे दिए हैं, उसके अलावा तुझे पैसों की क्या जरूरत है? और इतने पैसे लेकर तू करेगी क्या? अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि अपने साथ 2-2, 3-3 हजार रुपये लेकर जाए। यार मम्मी, कॉलेज में सब लड़कियां इतने पैसे लेकर आती हैं, कॉलेज लाइफ को आराम से एंजॉय करती हैं, और आप लोग हो कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे कंगाल बना कर रखते हो। ना तो मेरी कोई बहन है ना कोई भाई है। जब आपका सब कुछ मेरा ही है तो आप मुझे सब दे क्यों नहीं देते? बेटा, इंसान को उसका हक तब मिलता है जब वो उस हक के लायक हो जाता है। अभी तो इतनी समझदार नहीं है। आज जब तेरी शादी हो जाएगी तो तुझे हम सब कुछ दे देंगे। उसके बाद तो तुझे हमसे कुछ मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। भला ये क्या बात हुई? अब मुझे अपने हिस्से के लिए भी अपनी शादी होने का इंतजार करना पड़ेगा। कुछ और नहीं तो कम से कम कॉलेज आने जाने के लिए मुझे गाड़ी ही दिला दीजिए। आपके पास तो वैसे भी 2-2 गाड़ियां हैं, उसमें से एक दे दो ना मुझे। बेटा, हर चीज़ समय से अच्छी लगती है। अभी तू कॉलेज में पढ़ने जाती है ना, तो तुझे गाड़ी की क्या ज़रूरत है? कॉलेज जाने के लिए मेट्रो है, बस है। अगर तुझे और आराम चाहिए तो ऑटो रिक्शा भी है। इतने पैसे तो हम तुझे देते हैं कि तू ऑटो रिक्शा से कॉलेज आ जा सके। कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा? इसके पापा इतने अमीर हैं, घर में 2-2 गाड़ियां खड़ी हैं, इसके बाद भी लड़की ऑटो में कॉलेज जाती है। अरे आपको पता है, आपकी कंजूसी की वजह से मेरी सारी फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाती हैं। बेटा, तो चाहे कुछ भी बोल ले, लेकिन तेरी शादी से पहले हम तो तुझे कुछ देने वाले नहीं हैं। अभी जो जितना मिल रहा है उसमें खुश रहे, वरना। बाय, चलती हूँ। शनाया कॉलेज पहुंचती है। आ गई तू फिर से इस खटारा में बैठकर। अरे मुझे तो समझ में नहीं आता, आखिर तेरे घर वाले इतना पैसा लेकर जाएंगे कहाँ? बेचारी बच्ची को थोड़ा सा भी सुख नहीं देते। अरे जाने दो ना यार, सुबह सुबह इसी बात पर उनसे बहस करके आई हूँ। चलो हम क्लास में चलते हैं। कौन सी क्लास? आज कोई क्लास नहीं है। खन्ना आए नहीं और खुराना मैम की तबीयत खराब हो गई है। और फर्स्ट लेक्चर तो आप पहले ही मिस कर चुकी हो, तो आज कोई क्लास नहीं है। क्या तुम लोग मुझे पहले नहीं बता सकते थे? पता होता तो मैं कॉलेज ही नहीं आती। अरे अब आ गई है कॉलेज तो चलना कहीं घूमने चलते हैं। वैसे भी हम लोग इतने दिनों से कहीं घूमने नहीं गए। एक काम करते हैं, यहाँ पास में ना एक नया वाटर पार्क खुला है तो वहाँ चलते हैं। वैसे भी बहुत गर्मी है। वाटर पार्क? और तुझे लगता है मेरे घर वाले मुझे इतने पैसे देते हैं कि मैं वाटर पार्क की टिकट खरीदूँ? अरे यार, तेरे ऊपर ना मुझे बहुत तरस आता है। वैसे वाटर पार्क की टिकट 1500 की है, तो तेरी टिकट मैं ले लूँगी। तो मुझे बाद में पैसे रिटर्न कर देना। अरे नहीं नहीं नहीं, रहने दे। यहाँ पर आने जाने का किराया मिल जाता है, वही बहुत बड़ी बात है। वरना मेरे घर वाले मुझे इतना समझदार भी नहीं समझते कि मैं किराए के पैसे संभाल पाऊँ। तुम लोग जाओ वाटर पार्क, मैं चली घर। अरे छोड़ यार, जब तू वाटर पार्क नहीं जा सकती तो हम लोग कैफे चलते हैं, एक ही कॉफ़ी पी लेंगे। ये तो ठीक है ना? हाँ ये ठीक है, चलो चलते हैं। हे भगवान, कहीं से मुझे एक दूल्हा दिलवा दो ना, ताकि मेरी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए। कम से कम शादी होने के बाद मुझे छोटी छोटी चीज़ों में ऐसी चिंदीगिरी तो नहीं करनी पड़ेगी। तो तथास्तु बालिके, भगवान तुम्हारी प्रार्थना जल्दी ही सुनेंगे। तीनों हंसती हुई कैफे में कॉफ़ी पीने के लिए चली जाती हैं। तभी कॉफ़ी पीते हुए साक्षी की नज़र बाहर पड़ती है, जहाँ एक लड़का गाड़ी धो रहा था। अरे शनाया, वैसे तेरी शादी होने में तो अभी बहुत टाइम है, तू किसी को पैसे देकर अपना हस्बैंड क्यों नहीं बना लेती? सारा तमाशा तो पैसों का ही है। अगर मुझे पैसे मिलते तो हस्बैंड की ज़रूरत क्यों पड़ती? अरे तू समझी नहीं, मेरा मतलब है तू किसी से झूठी शादी करके उसे अपने मम्मी पापा के सामने ले जा। अब एक बार शादी होने के बाद उन्हें तुझे एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, और एक बार उनकी नज़रों में तेरी शादी हो गई तो सब कुछ तेरा ही है। वो देख, बाहर वो लड़का गाड़ी धो रहा है ना, उसे पक्का पैसों की ज़रूरत होगी, तो तू उससे बात कर, क्या पता वो तेरा हस्बैंड बनने के लिए मान जाए। नहीं तो क्या, वैसे भी एक गाड़ी धोने वाले को जब तेरे जैसी वाइफ मिलेगी तो वो मना तो नहीं करेगा। वैसे दिमाग तो बहुत अच्छा लगाया तुमने, एक बार जाकर ट्राई करती हूँ। शनाया बाहर उस लड़के के पास उससे बात करने जाती है और उसे झूठी शादी के लिए एक ऑफर देती है। देखो, मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है और मुझे एक नकली पति की ज़रूरत है। तुम बस मेरे मम्मी पापा के सामने मेरे हस्बैंड बनने का नाटक करो, बाकी तुम्हें हर महीने मैं सैलरी देती रहूँगी।
तुम आराम से मेरे घर में भी रह सकते हो, तो तुम्हारी लाइफ भी बहुत ईजी हो जाएगी। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे मेरे काम की सैलरी मिलेगी तो मैं तुम्हारा नकली हस्बैंड बनने के लिए रेडी हूँ। ये हुई ना बात, तुमने तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। चलो अब चल कर ना हम पति पत्नी बन जाते हैं। घर वालों को भी तो लगना चाहिए ना कि हमने सचमुच में शादी की है। शनाया मार्केट से मंगलसूत्र, नया चूड़ा लेकर पहन लेती है और अपनी मांग में लंबा सा सिंदूर भर लेती है। लग रही हूँ ना मैं बिल्कुल अच्छी तरह शादीशुदा। बिल्कुल। अब तो बस मुझे घर जाकर मम्मी पापा का रिएक्शन देखना है। इतने टाइम से मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, आज ना उन्हें बहुत अच्छा शौक लगने वाला है। शनाया धीरज का हाथ पकड़कर अपने घर पहुंच जाती है और घर पहुंचकर बजाती है अपने दरवाजे की घंटी, टिंग डोंग। अरे लगता है शनाया आ गई। जाकर दरवाज़ा तो खोलना सीमा। अरे खोल रही हूँ जी, आप तो उठकर दरवाज़ा खोलेंगे नहीं, मुझे पता है मुझे ही खोलना है। अरे जाओ ना, शनाया इंतज़ार कर रही होगी। सीमा उठकर दरवाज़ा खोलती है तो अपने सामने का नज़ारा देखकर उसका तो सर चकरा जाता है। ये कौन है? तेरी मांग में ये सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथ में ये चूड़ा, क्या है ये सब? अरे इधर आइए जी, ये देखिए तो क्या हो रहा है। अरे माँ, पापा को यहाँ बुलाकर उन्हें तकलीफ क्यों दे रही हो? हम दोनों खुद ही अंदर आ जाते हैं। आ जाओ राघव, अब हम अंदर चलते हैं और सबसे पहले मम्मी पापा का आशीर्वाद लेते हैं। उनके आशीर्वाद के बिना तो हमारी शादी अधूरी है ना। शादी कैसी? किसने की शादी? हमने की पापा। मैं और राघव इतने टाइम से एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मुझे पता था जब तक मेरी मास्टर्स नहीं हो जाएगी और उसके बाद भी जब तक मैं अपनी पीएचडी नहीं कर लूँगी तब तक आप मेरी शादी नहीं करवाओगे। पर अब ना हम दोनों ज़्यादा टाइम तक अलग नहीं रह सकते थे और राघव की मम्मी की तबीयत भी बहुत ख़राब थी, तो हमने सोचा जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी शादी कर लेते हैं। वो कहते हैं ना पापा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी तो। अरे प्रलय तो तूने हमारी जिंदगी में ला दी है। पता नहीं ये किससे शादी करके हमारे घर लेकर आ गई। अरे पहले इससे खानदान वालों को तो जानते हैं, उसके बाद अगर हमें पसंद आता तो हम इससे तेरी शादी करवा देते। इस खानदान वानदान में कुछ नहीं रखा पापा। अगर मैंने किसी को पसंद किया है तो वो अच्छा ही होगा। अच्छा आप ये सब छोड़िए, हम बहुत थक गए हैं, हमें आराम करना है। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये जानता है ना कि हमें घर जमाई चाहिए, हमारी संपत्ति को संभालने वाला। तो और कोई तो है नहीं। अब तुम्हारी शादी हो गई है तो सब तुम्हें ही संभालना है और हमारे बुढ़ापे में हमारा ख्याल भी तुम दोनों को ही रखना है। अगर इसे ये सब मंजूर है तो ही हम इसे अपना दामाद बनाएंगे। बिल्कुल। अच्छा अब बहुत सवाल जवाब हो गए, चलिए हम रेस्ट करने चलते हैं। अगले दिन। शनाया बेटा, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, तुम्हारी शादी के बाद मैं सब कुछ तुम्हारे नाम पर कर दूँगा। तो आज से बिजनेस भी तुम्हें संभालना है। यह हमारे नए क्लाइंट्स की फाइल है, इसे ज़रा ध्यान से पढ़ लेना। और कुछ टाइम से हमारा प्रॉफिट भी कम हो रहा है, तो उसके लिए भी कुछ सोच लेना। अच्छा एक बार मुझे फाइल दिखाना तो मैं भी डिटेल्स पढ़ लेता हूँ। क्या? अरे तुम डिटेल्स पढ़कर क्या करोगे? वैसे भी बिजनेस से तुम्हारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तुम रहने दो, ये सब कुछ मैं देख लूँगी। देखो बेटा, तुमने मेरी बेटी से शादी ज़रूर की है, लेकिन हमारे बिजनेस के बीच में बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। ये सब कुछ मेरी बेटी का है, तुम्हारा नहीं, इसलिए तुम इसके बीच में ना बोलो तो ये अच्छा रहेगा। वो तो मैं बस ऐसे ही पढ़ रहा था, बाकी मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ शनाया का ही है। राघव को शनाया और उसके पापा की बात दिल पर लग जाती है, लेकिन वो फिर भी उनको कुछ नहीं कहता। कुछ दिन बाद। अच्छा हुआ मैंने तुमसे शादी करने का डिसीजन लिया, कम से कम मुझे पापा ने ये गाड़ी तो दे दी, वरना मैं अभी भी ऑटो से ही कॉलेज जा रही होती। अच्छा तुम्हें भी तो बाहर जाना था ना, चलो तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। वैसे अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या एक दिन के लिए मैं तुम्हारी गाड़ी चला सकता हूँ? आज मेरा ड्राइव करने का बहुत मन कर रहा है। माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हें ये गाड़ी देकर अपनी गाड़ी का हुलिया नहीं बिगाड़ना चाहती। तुम कभी इतनी महंगी गाड़ी में बैठे भी हो जो इसे चलाने की बात कर रहे हो? अगर गलती से तुमने इस गाड़ी को कहीं ठोक दिया ना तो तुम्हारे पूरे महीने की सैलरी से भी तुम इसे ठीक नहीं करवा पाओगे। मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में बैठने दे रही हूँ ना, वही तुम्हारे लिए बड़ी बात है। कहाँ तुम गाड़ी को साफ करने वाले और कहाँ मैं तुम्हें इस गाड़ी में बिठा रही हूँ। चलो बैठो अंदर, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। नहीं रहने दो, वैसे भी मुझे जहाँ पर जाना है वहाँ पर जाने के लिए भी थोड़ा टाइम है, तो मैं बाद में चला जाऊँगा। ठीक है, अगर किराया लेना हो तो मेरे कमरे से ले लेना। वैसे भी अब तुम्हारे दूसरे महीने की सैलरी देने का टाइम आ गया है, तुम्हारे पास पैसे ख़त्म हो गए होंगे ना, तो ले लेना। चलती हूँ मैं।
शनाया की बात से राघव का दिल टूट जाता है। कुछ दिन बाद आजकल गंगानगर में प्रॉपर्टी के दाम गिर गए हैं। सोच रहा हूँ वहाँ पर ज़मीन खरीद लूँ। तुम क्या कहती हो शनाया? अगर आपको ठीक लगता है तो खरीद लीजिए ना पापा। ऐसे भी मुझे प्रॉपर्टी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में तो आप ही ज़्यादा जानते हो, तो आपको ठीक लगे तो खरीद लो। अरे नहीं नहीं, गंगानगर में प्रॉपर्टी खरीदने का अभी कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी वहाँ पर कई सालों तक डेवलपमेंट का कोई चांस नहीं है। अगर आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो ऋषिनगर में प्रॉपर्टी खरीदिए। पिछले कुछ सालों में वहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। अभी ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदी नहीं है, इसलिए प्रॉपर्टी के रेट भी ठीक है। अगर आप वहाँ प्रॉपर्टी खरीदोगे तो आने वाले टाइम में आपको बहुत प्रॉफिट होगा। बेटा लगता है शायद तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि जब तक तुमसे किसी बारे में पूछा ना जाए तुम्हें अपनी राय नहीं देनी चाहिए। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना कि बेशक तुम मेरी बेटी के पति हो, हमारे दामाद हो, लेकिन हमारे घर के फैसलों के बारे में बोलने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तुम घर जमाई हो, घर जमाई बनकर रहो, अपना कायदे में रहो। अरे क्या आप लोग भी यहाँ पर ये बातें लेकर बैठ गए? ये सारी बातें बाद में करना, अभी चलकर पहले खाना खा लीजिए, खाना ठंडा हो रहा है। राघव बेटा चलो तुम भी खाना खा लो। नहीं मम्मी जी, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लीजिए। अरे मम्मी उसे भूख नहीं है तो जाने दो ना, मुझे भूख लगी, आप जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो। राघव को उनकी बातों का इतना बुरा लगता है कि वो बिना खाए ही कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद शनाया डिनर करके कमरे में आती है। ये लो तुम्हारी सैलरी। राघव पैसे लेकर अपने पास रख लेता है। अरे अब तो तुम्हें तुम्हारी सैलरी भी मिल गई, तो फिर मुंह क्यों फुला कर रखा है? क्या बात है, ये सैलरी तुम्हें कम लग रही है क्या? राघव शनाया की बात का कोई जवाब नहीं देता। अरे क्या हो गया, तुम्हें मैंने हायर किया है, तुम मेरे कोई सचमुच के पति नहीं हो जिस तरह मुंह फुलाकर बैठे हो। देखो शनाया, भले ही तुमने मुझे सैलरी पर हायर किया है, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ और मेरी भी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। ठीक है, अगर तुम लोगों को मेरा ओपिनियन नहीं लेना तो मत लो, लेकिन इस तरह इंसल्ट करने का क्या मतलब है? देखो राघव, मुझे लगता है कि मुझसे ये झूठी शादी करके तुम अपनी असलियत भूल गए हो। ये मत भूलो कि तुम बस एक गाड़ी साफ करने वाले हो और तुम मेरे घर में एक घर जमाई हो। और घर जमाई की क्या इज्जत होती है वो तो तुम अच्छी तरह जानते होगे। तो तुम आखिर इज्जत चाहते ही क्यों हो? तुम यहाँ पर पैसे के लिए आए हो और वो तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारा सारा खर्चा उठा रही हूँ ना मैं, तुम्हारे रहने का, खाने का, कपड़ों का, हर चीज़ का खर्चा मैं कर रही हूँ। तो तुम्हें इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? हाँ, और अगर तुम्हें ये सैलरी कम लग रही है तो बता दो, मैं ज़्यादा पैसे दे दूँगी। रुको। शनाया अपनी अलमारी से एक नोटों की गड्डी उठाकर लाती है और राघव के सामने रख देती है। क्या है ये सब? देखो, अब इस तरह भोले बनने का ड्रामा मत करो। अच्छी तरह जानती हूँ तुम ये बेइज्जती और इज्जत का ड्रामा सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो। तो ये लो, ये रहे तुम्हारे पैसे। देखो अब तुम कुछ ज़्यादा ही कर रही हो। मुझे तो समझ में नहीं आता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुमसे शादी करने से पहले तुम्हें सब बताया था ना, उसके बाद भी न जाने तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। पैसे दे रही हूँ तो खुश रहो ना। अरे पैसा 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 बहुत हो गया। तुम्हें क्या लगता है इंसान के लिए पैसों से ज़्यादा और कुछ भी मायने नहीं रखता? अरे मान लिया कि तुमने शादी के लिए मुझे हायर किया, लेकिन मेरी इज्जत का क्या? हाँ, अगर कोई एम्प्लॉय एक कंपनी में जॉब करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे सैलरी मिलती है तो कंपनी वाले उसकी कोई इज्जत नहीं करते या उसे हर वक्त बेइज्जत करते हैं। तुम मुझे हर महीने सैलरी क्या देती हो? तुम तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं समझती। ए मिस्टर, देखो, मुझे तुम्हारी इज्जत बेइज्जती से कुछ लेना देना नहीं है। तुम मेरे एक झूठ मूठ के पति हो, अपना नाटक जारी रखो और अपने पैसे अपने पास रखो। वैसे भी तुम जैसे लोगों को इज्जत से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। तो अगर पैसा मिल रहा है तो उसे रख लो, वरना जितना मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। उस दिन जब तुम मेरे पास आई थी तो मुझे लगा था तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन अब पता चल रहा है कि ना तो तुम्हें किसी से बात करने की तमीज़ है और ना ही तुम किसी की इज्जत करती हो। मैं तो तुमसे सचमुच का प्यार करने लगा था, लेकिन तुम्हारी ये सच्चाई देखकर मुझे खुद से घिन आ रही है। अरे बाप रे बाप, हिम्मत तो देखो अपनी, तुम मुझसे प्यार करोगे? जितने पैसे तुम अपनी जिंदगी में नहीं कमा सकते ना, उतनी महंगी तो मेरी गाड़ी है। तुमने मुझ जैसी लड़की से प्यार करने का सपना आखिर देखा कैसे? तुम्हारी औकात क्या है मुझसे प्यार करने की? बहुत हो गई। औकात औकात औकात। अभी तक तो मैं तुम्हारे सामने एक गाड़ी धोने वाले का ड्रामा कर रहा था। कभी तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बता सकूं।
राघव चड्ढा का नाम सुना है तुमने? हाँ सुना है, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन है और हमारी कंपनी की अगली डील उनके साथ ही होने वाली है। लेकिन उससे तुम्हारा क्या लेना देना? क्योंकि आज तक तुम मेरा आधा नाम ही जानती आई हो। जिस राघव चड्ढा के साथ तुम्हारी अगली डील होने वाली है वो राघव चड्ढा मैं ही हूँ। और अब ना तो मुझे तुम्हारे साथ कोई डील करनी है और ना ही तुम्हारे साथ इस झूठी शादी का कोई ड्रामा करना है। ये पकड़ो अपने पैसे, और आज तक तुमने मुझे जितने पैसे दिए ना उसके डबल पैसे मैं तुम्हें वापस दूंगा। आ जाना मेरे ऑफिस में कल लेने, वरना चाहो तो अपने असिस्टेंट को भेज दूंगा। राघव की बात सुनकर शनाया की आंखें फटी की फटी रह जाती है। भले ही राघव शनाया से प्यार करने लगा था, लेकिन शनाया की बदतमीजियों की वजह से वो उसे छोड़कर चला जाता है, क्योंकि शनाया ने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाकर उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई थी। इसलिए राघव ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपने प्यार को भी ठुकरा दिया और शनाया की आंखों के सामने आज उसका पैसों का सारा घमंड चकनाचूर हो गया।